भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। स्कूल की इमारत हुई जीर्ण एवं क्षतिग्रस्त। किसी भी समय हो सकता है बड़ा हादसा। इमारत का अंदरूनी भाग हुआ है पूरी तरह क्षतिग्रस्त। बाहरी भाग में आ गई है जगह जगह दरारें। ग्रामीणों ने इमारत गिराने की है मांग। पंचायत समिति तुमसर अंतर्गत आने वाले ग्राम राजापुर में जिला परिषद प्राथमिक शाला है, जिसकी विद्यार्थी संख्या लगभग 122 है, जो कि पाठशाला ग्राम पंचायत कार्यालय राजापुर के प्रांगण में ही है। ज्ञात हो कि जिला परिषद शाला राजापुर की अध्ययनरत बिल्डिंग से सटक कर एक ऐसी इमारत है जो कि काफी पुरानी होकर जीर्ण एवं क्षतिग्रस्त हो चुकी है तथा इस इमारत के अंदरूनी भाग की दीवारें और स्लैब क्षतिग्रस्त होकर तहस नहस हो चुकी है। इमारत के पास से ही छात्र छात्राएं भोजन कक्ष और बाथरूम जाते हैं। तहसील में पिछले दिनों काफी अतिवृष्टि हुई, जिससे काफी इमारत का नुकसान हुआ है। साथ ही कई बिल्डिंगें ढह गई, जिसका संज्ञान लेकर यह पाठशाला में स्थित जीर्ण एवं क्षतिग्रस्त इमारत कभी भी ढहकर जीवित होने की आशंका ग्राम की भूतपूर्व उप सरपंच वसंत बिटलाय ने जताई है और बताया है कि इस इमारत का निर्माण सन 1990 के आसपास हुआ था और यह इमारत बिना कॉलम एवं बिना भीम के बनाई गई थी। साथ ही इमारत का अंदरूनी भाग पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर बाहरी दीवारों पर दरारें आ गई है तथा इस इमारत को बड़ी दुर्घटना होने के पूर्व गिराने की मांग की है। इस संबंध में शाला प्रशासन द्वारा पाठशाला की छात्राओं का ध्यान रखकर इमारत गिरवाने के लिए पंचायत समिति तुमसर एवं ग्राम पंचायत राजापुर को पत्र भी दिए गए, लेकिन इस ओर शासन प्रशासन द्वारा अनदेखी की जा रही है। समय रहते इस जीर्ण अवस्था में स्थित इमारत को नहीं गिराया गया एवं या फिर कोई बड़ी दुर्घटना हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ऐसा नागरिकों में चर्चा चल रही है। जिल्हा परिषद पूर्व माध्यमिक शाळा राजापूर येथे आलेलो आहोत आणि येथे आम्ही आलो असता आपण येथे मागे पाहत आहात एक जीर्ण झालेली इमारत आहे आणि ही जीर्ण इमारत खूप जुनी असल्या कारणाने एकदम आतून पडलेली आहे पूर्ण तरी हे जुनी असल्यामुळे ते इमारत एकदम पडण्याच्या मार्गावर आहे आणि येथून विद्यार्थ्यांचं जाणं येणं आहे। म्हणून मी ह्या आज मैदानात शाळेच्या आलेलो आहो। मी वसंत बिटलाय, माजी उपसरपंच राजापूर, ह्या निमित्ताने आज पालक म्हणून किंवा गावकरी म्हणून मी शाळेला भेट दिली असता ही इमारत एकदम जीर्ण झाली आहे आणि हे पाडण्याची तुम्ही कारवाई करावी अशी मी सूचना मुख्याध्यापकांनी दिलो। त्यानुसार मुख्याध्यापकांनी 10 जुलैला आणि 14 ऑगस्टला पंचायत समितीला पाठपुरावा केला आणि ग्रामपंचायतला सुद्धा त्यांनी वारंवार पत्र देऊन पाठपुरावा केला, पण तरीसुद्धा ही जीर्ण झालेली इमारत अजूनपर्यंत पडलेली नाही आणि त्या कारणाने विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका झाला आहे। कारण येथूनच विद्यार्थी जेवणाकरिता, खेळण्याकरिता जाण्या येण्याचा आहे। शाळा बंद झाल्यावेळी येथे गावातील विद्यार्थी खेळतात आणि त्यामुळे येथे जीवहानी होण्याची शक्यता आहे आणि उद्या जीवहानी झाली तर आपल्याला भरपाई करता येणार नाही। म्हणून आम्ही संबंधित विभागाशी वारंवार अशी विनंती करतो की ही जीर्ण झालेली इमारत फार जुनी आहे, 1990च्या दरम्यान ही इमारत बनलेली आहे आणि हे बिना कालम आणि भीमची आहे, इटांची आहे। ती इमारत केव्हाही ढासळून पडू शकते, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे, गावकऱ्यांच्या मुलांना जीवाला धोका झाला आहे। म्हणून
ही लवकरात लवकर जीर्ण झालेली इमारत संबंधित विभागांनी पाळावी. जर इमारतीपासून कोणाच्याच विद्यार्थ्याला जीवाला धोका झाला किंवा काही अपघात झाला किंवा जीवहानी झाली त्याचा संबंधित विभाग जबाबदार राहील अशी आमची गावकऱ्यांची मागणी आहे. तरी त्वरित त्यांनी इमारत पाळावी अशी आमची गावकऱ्यांची मागणी आहे. भंडारा गोंदिया जिले के राजनीतिक नेताओं को आखिर क्या हुआ है? बाढ़ की स्थिति का जायजा ना लेते करते हैं स्टंटबाजी। एक और जहां किसान तबाह हो गया है, वहीं विधायक सड़क से नागरिकों को अपना हाथ दिखाते हुए मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कि यह कोई जायजा नहीं बल्कि प्रचार कर रहे हैं। ऐसा सवाल नागरिकों में निर्माण हो रहा है। गोंदिया जिले में पुल की स्थिति से जहां एक और किसान संकट में है, कई घर बर्बाद हो गए हैं। ऐसे में किसानों को नेताओं से आस है, लेकिन नेता सोशल मीडिया पर रील बनाने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। तिरोडा के विधायक विजय राहंगडाले भी रील्स बनाने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने जेसीबी पर बैठकर स्टंट किया। वैसे तो कभी रील्स से तो कभी शोबाजी से शोहरत मिलती है, इस नौटंकी में विधायक भी पीछे नहीं रहे। तुमसा तहसील के माड़गी से अपने गांव बाइक से लौट रहे दो भाइयों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस घटना के बाद से करडी परिसर में शोक का वातावरण निर्माण हुआ है। शुक्रवार को लगभग 4:30 बजे करडी निवासी कृष्ण कुमार साठवनी के पुत्र प्रज्वल व निखिल बाइक पर सवार होकर माड़गी से अपने गाँव करडी लौट रहे थे। तभी शक्कर कारखाना नरसिंह टोला के बीच अज्ञात वाहन ने उन्हें जबरदस्त तरीके से टक्कर मार दी। दुर्घटना में प्रज्वल की घटनास्थल पर मौत हो गई। जख्मी निखिल को उपचार के लिए अस्पताल में लेकर जा रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पूर्व ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक फरार हो गया। इसके पूर्व भी अनेक घटनाओं में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस घटना से साठवनी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आगे की जांच करडी पुलिस की ओर से की जा रही है। भंडारा जिले में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति, सरकारी मेडिकल कॉलेज का मामला और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते से मुलाकात की और विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। सांसद मेंढे ने जिले में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिन गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है और लोगों को स्थानांतरित किया गया है, उन्हें प्राथमिक सुविधाएं तत्कालिक रूप से प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही खेतों की फसल को हुए नुकसान का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। वैनगंगा नदी के किनारे स्थित बपेरा, रेंगेपार और बोरी गांव में नदी के प्रभाव के कारण भूस्खलन हुआ है, जिससे खेतों और घरों को नुकसान पहुंचा है। इन गांव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत डीपीआर तैयार कर नुकसान भरपाई की प्रक्रिया शुरू करने के सुझाव दिए गए हैं। इस अवसर पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर विपुल अम्बाडे, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम, कार्यकारी अभियंता थम के, जिला परिषद सदस्य विनोद बांते, अनूप ढोके, मयूर बी सेन, आशु गुंडाने, सचिन कुंभलकर, सूर्यकांत इल्मे आदि उपस्थित थे। नगर परिषद तुमसर के तत्कालीन मुख्याधिकारी सिद्धार्थ मेश्राम ने अपने प्रशासनिक शासनकाल में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कर विशेष ऑडिट कराए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के पदाधिकारियों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि तत्कालीन मुख्याधिकारी मेश्राम ने नगर परिषद में सरकारी नीति और नियमों के विरुद्ध निर्णय लिया और जाति कर सरकार और नगर पालिका निधि की लूट कर ली। इसमें तुमसा शहर में विशेष योजना के तहत क्रियान्वित लोहे की कुर्सी खरीदी का मामला एवं नगर परिषद स्कूल के डिजिटल क्लास स्कूल के नाम पर लाखों रुपए के टेंडर निकाल अनियमितता बरती गई है। नगर परिषद के निर्माण विभाग की ओर से छोटे मोटे काम के नाम पर भ्रष्टाचार आदि की गहराई से जांच कर मुख्याधिकारी मेश्राम के खिलाफ मामला दर्ज करे, अन्यथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन देते समय राष्ट्रवादी के प्रदेश सचिव एवं नगराध्यक्ष अभिषेक कारेमोरे, सुनील थोटे, निशिकांत पेठे, पूर्व नगर सेवक सलाम तुरक, तिलक गजबीये, विक्रम लांजेवार, राकेश धार्मिक, विनोद किरपाने आदि उपस्थित थे। 12 सितंबर की शाम अर्जुनी मोरगांव पंचायत समिति में गोंदिया एसीबी की टीम ने घरकुल लाभार्थी से 7,000 रुपए की रिश्वत लेते एक संविदा इंजीनियर अनिल धर्मराज मेश्राम को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। राज्य सरकार की यशवंतराव चौहान मुक्त निवास योजना के तहत वर्ष 2023-24 के दौरान ग्राम पंचायत मोरगांव के लाभार्थी को आवास स्वीकृत कर 1,31,000 रुपए की अनुदान राशि प्रदान की गई। लाभार्थी को जो अंतिम बिल मिला था, उस पर संविदा अभियंता धर्मराज मेश्राम ने अटके बिल के एवज में 7,000 रुपए की मांग की। लाभार्थी भुगतान करने के मूड में नहीं होने के कारण अभियंता की शिकायत गोंदिया एसीबी विभाग से कर दी। एसीबी ने लाभार्थी से 7,000 रुपए की रिश्वत लेते अभियंता को रंगे हाथ पकड़ लिया।
महायुती सरकार कांदा उत्पादकांच्या पाठीशी. कांद्यावरील निर्यात शुल्कात 20% कपात. कांदा उत्पादकांना आता लाभ मिळणार. शेतकरी वर्गात आनंदाला उद्यान. कांद्यावरील निर्यात शुल्क 40% 20% इतके कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य $550 प्रति टन हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे. हे निर्यात शुल्क हटविण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारात केंद्र सरकारला साकडे घालण्यात आले. यामुळे देवाभाऊ कांदा उत्पादकांच्या पाठीशी असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. महायुती सरकारचे कांदा उत्पादकांना पाठबळ. मैं भारत सरकार का बहुत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि भारत सरकार ने जो तेल आयात होता है उसके ऊपर कच्चे तेल पर 20% और रिफाइंड पर 12.5 से 32.5% बढ़ाकर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। इसके कारण सोयाबीन के जो हमारे किसान हैं वो सीधे लाभान्वित होने वाले हैं और बड़े पैमाने पर सोयाबीन का जो भाव है वो किसानों को बढ़कर मिलने वाला है। साथ साथ हमारे केंद्र सरकार ने दूसरा जो निर्णय लिया है, प्याज पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी है और एक्सपोर्ट ड्यूटी 40 से 20 तक उन्होंने लाई है। इसके कारण प्याज का किसान भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होगा और साथ में जो बासमती राइस है उस बासमती राइस को भी एक्सपोर्ट की परमिशन तो थी ही, लेकिन उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, उसको 0 कर दिया है। इसलिए हमारा जो धान का किसान है उसको भी इसमें बड़ा फायदा मिलने वाला है। कुल मिलाकर किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया गया, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया। ये बहुत हर्ष की बात है। गुलामी के चिन्हों को मिटाया ही जाना चाहिए और गुलामी के चिन्हों को मिटाने का जो कार्य मोदी सरकार कर रही है मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और कोचिंग में करीब 30,000 रुपए खर्च होते थे। 30 से 35,000 एक साल में खर्च होते थे और बाकी इतर खर्चा। तो क्या करा जाए, कहां से पैसे लाए जाए, पढ़ाई रोक दी जाए या नौकरी की जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। जब ये चर्चा हुई तो पापा की चर्चा हमारे ताऊ जी से हुई। ताऊ जी ने कहा कि गांव में जो 1 एकड़ जमीन है, गांव में करीब हमारे पास पापा के खाते में 3.5 एकड़ जमीन थी, तो वो 3.5 पैकी 1 एकड़ जमीन बेची और उस दौरान 1 एकड़ से 1 लाख रुपए में वो 1 एकड़ जमीन बेची गई। 1 लाख का 35,000 रुपए हमने IIT की कोचिंग के लिए लगाए और 70,000 रुपए में एक बहुत ही स्लम टाइप का एक एरिया था, उसमें हमने घर ले लिया। तैयारी की, IIT में तो सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एक अच्छी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो गया, जहाँ की फीस बहुत कम थी। तो वहाँ बीटेक में मेरा सिलेक्शन हो गया, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन हो गया। जब कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि हमको खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा, अपने जो भी वीक एरियाज हैं उस पर काम करना हमने वहाँ शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी में जब आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चों से आपका इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन से आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपको पता लगता है कि आपका लेवल क्या है। लेकिन अगर आप सीखते जाते हैं हल्के हल्के आपकी चीजें इंप्रूव होती जाती हैं और एक दिन आप उस चीज में महारत हासिल कर लेते हैं। तो वही 4 साल का जो बीटेक था, उस दौरान जो सिविल सर्विस का जो फाउंडेशन रखा गया वो उस यूनिवर्सिटी में रखा गया। वहाँ की एनवायरनमेंट ने एक फाउंडेशन दिया कि सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए और तैयारी करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो उस यूनिवर्सिटी में मैंने किया। खैर वहाँ तैयारी तो नहीं कर पाया क्योंकि बीटेक
बीटेक का जो कोर्स होता है वो बहुत ही एग्जॉस्टिव होता है। उसमें हर सेमेस्टर में पेपर होते हैं, हर 3 महीने में एग्जाम होते हैं, तो आप उस वक्त तो तैयारी नहीं कर सकते और मैं भी नहीं कर पाया। फैमिली कंडीशन ऐसी थी कि जॉब चाहिए थी, कोई ना कोई जॉब चाहिए थी जिससे कि फैमिली के लोगों को सपोर्ट में कर पाऊं। तो कॉलेज में बहुत सारी कंपनी आती थी, तो 2 कंपनियों में मेरा सिलेक्शन हो गया। एक 3rd ईयर में ही सिलेक्शन हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS करके एक कंपनी है, उसमें मेरा पहला सिलेक्शन हुआ। दूसरा सिलेक्शन एक सीमेंस लिमिटेड करके कंपनी है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। सीमेंस बहुत बड़ी कंपनी है। खैर मैंने सीमेंस ज्वाइन कर ली। सीमेंस ज्वाइन करने के बाद गुड़गांव में मैं जॉब कर रहा था। करीब 19,700 रुपये मुझे मिलते थे 2010 में। तो बहुत सारे पैसे मैं घर भेज देता था, बहुत सारे पैसे अपने पास रखता था, 5-7 हज़ार रुपये अपने पास रखता था। वहां मेरा मन हुआ कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूँ। सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए एक दिल्ली में एक एरिया है जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ओल्ड राजेंद्र नगर करके एक एरिया है। ओल्ड राजेंद्र नगर में मैं गया तो वहां पूछा मैंने कितनी फीस लगेगी, तो उन्होंने बोला कि 58,000 रुपीज लगेगी आपके। तो 58,000 रुपीज उस वक्त नहीं थे क्योंकि सेविंग 5 से 6 हज़ार रुपए की सेविंग थी, 58,000 नहीं थे। तो मैं कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाया। फिर किसी ने कहा कि आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लो। गवर्नमेंट जॉब आपने ज्वाइन कर ली तो आपका ये सपना भी सफल हो जाएगा और आपको थोड़ा सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। तो मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए सर्च किया। जैसा इन्होंने बताया इंट्रोडक्शन में कि मेरा 2 महीना कोचिंग करने के बाद, 2 महीना पढ़ने के बाद मेरा सिलेक्शन एटॉमिक पावर भाभा एटॉमिक सेंटर में हो गया। एज ए साइंटिस्ट मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं महाराष्ट्र की धरती पे मैंने कदम रख दिया पालघर में। पालघर में एक जगह है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, सुना है किसी ने? तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में मैं वहां पहुंच गया और जिस दिन मैं उतरा, बोईसर एक शहर है पालघर डिस्ट्रिक्ट में, आप लोग शायद जानते होंगे। उस दिन मैंने एक किताब खरीदी जिसका कि नाम था प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण खरीद के लाया और डिसाइड किया कि अब तो मैं तैयारी करूंगा, अब करना ही करना है तैयारी। लेकिन एटॉमिक एनर्जी की जो ट्रेनिंग थी 1 साल की, वो इतनी डिफिकल्ट थी कि 1 साल में उन्होंने करीब 50 पेपर लिए, हर हफ्ते एग्जाम होता था। तो 50 पेपर्स और पासिंग मार्क्स 33% नहीं थे, 50% थे। तो फिर वो उसके एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो चीजें थी, जो सब्जेक्ट थे, वो हमको पढ़ने पड़े और वो एग्जाम पास करना पड़ा। खैर तो वो पूरा साल तैयारी में नहीं जा पाया, वो पूरा साल एग्जाम पास किया और फिर मेरा ट्रांसफर यूपी में एक जगह है नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन में हो गया। वहां पढ़ते हुए जब मैं पहुंचा तो मैं दिल्ली गया, दिल्ली से कुछ मटेरियल लेके आया और डिसाइड किया कि मैं तैयारी तो करके रहूंगा, हो या ना हो वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरी इतना होना चाहिए कि कोशिश मैंने नहीं की, ये मुझे नहीं रहना चाहिए। तो फिर मैं किताबें लेके आया, थोड़ा दोस्तों से कंसल्ट किया, थोड़ा इंटरनेट कंसल्ट किया। उस दौर में 249 रुपीज में 2 GB डेटा मिलता था, वो भी पूरे महीने के लिए। पूरे महीने के लिए 2 GB डेटा 249 रुपीज में मिलता था। तो इंटरनेट की हेल्प ली और पढ़ना शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने जब पढ़ाई शुरू की तो बहुत सारे लोगों ने हतोत्साहित किया, बोले कि इस एग्जाम में जो सिलेक्शन है वो सिर्फ तपस्या करने वालों का होता है। जो तपस्या करते हैं, एकदम साधु टाइप हो जाते हैं, उनका ही सिलेक्शन होता है। आप तो जॉब भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, आप अपना टाइम खराब मत करिए। खैर ऐसे कहने वाले बहुत सारे लोग थे, क्योंकि वहां मॉर्निंग में 8 बजे जॉब पे जाना होता था। मॉर्निंग 8 बायोमेट्रिक होता था, ऐसा नहीं कि आप लेट जा पाओ। 8 बजे आपको बायोमेट्रिक करना ही करना है, नहीं किया तो आपकी सैलरी कट जाएगी एक दिन की। तो 7:30, 7:40 पे घर से निकलना होता था
8 से लेके 4 बजे तक की जॉब होती थी। 5 बजे वापस आते थे, 5 बजे आके थोड़ा रिलैक्स होके पढ़ाई शुरू करते थे, रात तक पढ़ाई करते थे, सुबह में मॉर्निंग में थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे। तो इस तरीके से मैं जॉब भी करता रहा, जॉब की वजह से मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाया और एक अच्छा ऑप्शन भी मेरे पास था कि अगर नहीं हुआ तो मेरे पास एक नौकरी है। खैर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे ही दिया, कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री में ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। प्री का एग्जाम दिया, प्री में ही सिलेक्शन नहीं हुआ। वहां मेरे साथ मेरा एक दोस्त था प्रदीप मिश्रा। प्रदीप मिश्रा और मैं, हम दोनों मिलके तैयारी करते थे। प्री नहीं हुआ तो लोगों ने कहा कि आप टाइम फिर से खराब मत करिए। बहुत लोग यहाँ प्लांट पे तैयारी किए हैं, बहुत सौ का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये आप इनको देख रहे हैं, आप इनको देख रहे हैं, आप इनको देख रहे हैं, इन सबने तैयारी की, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। खैर फिर हमको एक जगह शाम में मुझे बात याद आती है कि एक जगह हम चाट की दुकान पे खड़े थे तो एक नौशाद अहमद नाम के एक हमारे सीनियर थे, वो मिले। वो बोले अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है तो आपकी निगाह आपका ऐसा होना चाहिए कि वो मछली पे नहीं होना चाहिए, मछली की आंख पे होना चाहिए। ये उन्होंने बात मुझको बोली थी। खैर हमने पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, फिर दूसरे अटेम्प्ट की प्री की तैयारी फिर से शुरू कर दी। फिर से अटेम्प्ट दिया। इस बार प्री में मेरा सिलेक्शन हो गया। प्री में सिलेक्शन हो गया, लेकिन मेंस का कुछ भी नहीं पता था मुझे, क्या होता है, कैसे होता है। मैंने एक आंसर भी नहीं लिखा था मेंस का। मैंने छुट्टी ली। छुट्टी लेके मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर नहीं है, एक लाइब्रेरी हुआ करती है, हमदर्द स्टडी सर्किल की। तो वो हमदर्द स्टडी सर्किल की लाइब्रेरी में मैं गया। वहाँ हॉस्टल मिला। कुछ सीनियर से कंसल्ट किया, उन्होंने बताया कि आप यहाँ आ जाओ, आपको अच्छा माहौल मिल जाएगा। अब मैंने वहां जाके ऑप्शनल पढ़ना शुरू किया था। जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि ऑप्शनल क्या होता है। वो मैंने ऑप्शनल वहां पे पढ़ना शुरू किया। वहां के जो टीचर थे उनको मैंने अपने आंसर लिखना शुरू किए। आंसर मैंने दिखाए उनको, तो टीचर्स बोले कि आपके आंसर तो बहुत अच्छे हैं, इस साल तो आपका नहीं होगा, आप अगले साल की तैयारी करो। मैं मेंस देने वाला हूं, कुछ दिन में मेरा मेंस है। अब मेंस आने वाला था। मेंस के करीब करीब 15 दिन पहले दिल्ली में मुझे डेंगू हो गया। तो डेंगू से मेरे 7-8 दिन 10 दिन खराब हो गए। मैं घर आ गया। डेंगू में आपको पता ही है कैसा आदमी वीक हो जाता है, और एक हॉस्टल में रह रहे आप। 7-8 दिन खराब करके फिर से मैं मेंस की तैयारी पे लगा। इस बार मैंने मेंस लिखा और वहां 4-4 साल 5-5 साल से लोग मेंस लिख रहे थे। मेंस में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया। तो लोग बहुत सरप्राइज हुए कि आपका मेंस कैसे हो गया। तो कहा जाता है कि जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो खुदा मेहरबान था। प्री हुआ, फिर मेंस भी हो गया। मेंस होने के बाद इंटरव्यू के लिए मैं गया। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरा मेंस हो जाएगा, लेकिन मेंस हो गया। इंटरव्यू के लिए गया, ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं की, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। बिना तैयारी के छोटी मोटी एक मैं असाइनमेंट पे चला गया था। 2 महीने के लिए मेरी कंपनी ने मुझे फिर से तारापुर भेज दिया था। तो मैं पढ़ाई से थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गया था। जो कंटिन्यूटी होती है वो कंटिन्यूटी नहीं थी। और इंटरव्यू में एक ओवर कॉन्फिडेंस था मुझे कि मैं इंटरव्यू तो बहुत अच्छा कर ही ले जाऊंगा। इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में मेरे अब तक के सबसे खराब मार्क्स आए। 121 मार्क्स आए और फाइनल यादी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ शायद 5-7 नंबर से मेरा सिलेक्शन रह गया। बहुत खराब लगा, बहुत ही ज्यादा खराब लगा। अब जो बच्चों को पता है जब नहीं होता है तो बच्चे रोते भी हैं, बिलखते भी हैं, फैमिली से अपने कंसल्ट करते हैं। तो वो सब किया मैंने। उस वक्त मेरे एक दोस्त का सिलेक्शन हो गया था, तो उससे मैंने बात की। तो उसने मुझे एक कोट बोला, इंग्लिश में वो इस तरीके से है कि इफ यू कैनॉट रन यू शुड वॉक, इफ यू कैनॉट वॉक
you should crawl. But whatever you do progress every day. कि दौड़ नहीं सकते तो टहलो, टहल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते रहो। तो वो कोट मेरे दिमाग में ऐसा अंदर तक चला गया कि नहीं, मैं डेली बेसिस पे अपना इंप्रूवमेंट करूंगा। फिर से प्री दिया, फिर से प्री हो गया, फिर से मेंस दिया, फिर से मेंस हो गया। इस बार इंटरव्यू के लिए अब इंटरव्यू की कॉल आ गई। वहां पर जो सब लोग बोलने वाले थे, सब लोग सरप्राइज हो गए कि प्री कैसे हो गया, मेंस कैसे हो गया, और फिर इंटरव्यू के लिए भी मैं पहुंच गया। और इस बार इंटरव्यू की जोरदार तैयारी की, एकदम जोरदार तैयारी की, और वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इंटरव्यू में मुझे मिले 190, और मैं आईपीएस बन के आज आपके सामने खड़ा हूं। तो उस पे मैं एक शेर पढ़ता हूं कि न कर तकदीर की परवाह, मुकद्दर आजमाता जा। न कर तकदीर की परवाह, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा, कदम आगे बढ़ाता जा। तो मेरी ये जो सक्सेस स्टोरी है, इससे आप जो यंग लड़के हैं, यंग बच्चे बच्चियां हैं यहाँ पे, आप बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। पहली बात कि आपका कोई भी मीडियम हो, किसी भी मीडियम के आप स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो आप, और आप अगर मेहनत करते हैं तो दुनिया में कोई भी एग्जाम, यूपीएससी तो बहुत छोटा एग्जाम है, जिंदगी के बड़े से बड़े एग्जाम आप अचीव कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपका मीडियम, अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक है, यहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके फैमिली मेंबर क्लास 1 ऑफिसर होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके फैमिली मेंबर मजदूरी कर रहे होंगे या खेती कर रहे होंगे, लेकिन जितने भी बच्चे बैठे हैं सबके 2 नाक हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, एक अच्छा सा दिमाग है या नहीं? इस मामले में ऊपर वाले ने आपको कुछ कमी दी है? यस और नो? नहीं, सबको बराबर दिया है? यस, जोर से बोलो। तो कोई भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि दिमाग हर किसी को दिया है। एक मजदूर के बच्चे को भी वही दिमाग दिया गया है, और एक जो यहाँ का सबसे अमीर आदमी है उसके बच्चे को भी वही दिमाग दिया गया ऊपर वाले ने सबके साथ इक्वलिटी की है। एक कांस्टेबल का बच्चा हो या फिर एक एसपी का बच्चा हो, आंख नाक कान सबके एक से बरोबर है कि नहीं? यस। तो सबसे बड़ी बात जो आपको अपने दिमाग से निकालनी है, जो कि आप मेरी लाइफ से खुद सीख सकते हैं, कि आप में से कोई भी किसी से कम नहीं है। जरूरत इस बात की है कि अपनी एबिलिटीज को इंप्रूव करना, मेहनत करना, और लर्निंग डे बाय डे आपकी लर्निंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अपनी चीजों को इंप्रूव करते चले जाएंगे, डे बाय डे आप इंप्रूव करते चले जाएंगे, दुनिया का कौन सा ही एम है, बड़े से बड़ा एम आप अचीव कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं। जो तीसरी मिथ ब्रेक हुई वो ये हुई कि आप बिना कोचिंग के एग्जाम नहीं निकाल सकते। जो लोग हमारे बोलते थे कि कोचिंग तो बहुत जरूरी है, 100% आपको कोचिंग करनी ही पड़ेगी और एक तपस्या करनी पड़ेगी। मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि मैंने यूपीएससी के लिए कोई सीधी कोचिंग नहीं, ना प्री के लिए, ना मेंस के लिए, ना ऑप्शनल के लिए कोई भी कोचिंग नहीं ली। इंटरव्यू के लिए कुछ जगह पे मैं गया, तो मैं जब बिना कोचिंग के कर सकता हूं, फुल टाइम जॉब में रह के कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। चौथी मिथ जो ब्रेक होती है वो है कि आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, साइड में कोई आप जॉब कर रहे हैं, आपकी फैमिली कंडीशन ऐसी है कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, आपको तो फुल टाइम कोचिंग चाहिए। ऐसा नहीं,
जरूरत है कि अच्छे टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। अगर आप अच्छा अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर पाते हैं, फालतू चीजों में आप इन्वॉल्व नहीं हैं, अपनी टाइम बर्बादी सोशल मीडिया या इतर कोई एक्टिविटी में नहीं करते हैं, तो आप अच्छा टाइम मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक जॉब करता था, लेकिन जब ऑफिस के लिए जाता था तो साथ में अखबार रख लेता था, अखबार पढ़ता हुआ जाता था। दोपहर में लंच का कुछ टाइम मिलता था तो उसमें अखबार पढ़ता था। जब ऑफिस से वापस आ रहा होता था तो उसमें कोई 2-3 क्विज कर लेता था। और जैसे ही आने के बाद घर पे आके फोन को साइड में रख के अपनी तैयारी करने में लग जाता था। सुबह में थोड़ा सा जल्दी उठता था, सोता कम था, 6 से 7 घंटे सोता था, 8 से 10 घंटे नहीं सोता था। तो टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है आपको। अगर आप अच्छा टाइम मैनेज कर पाएंगे तो आप जॉब में हो या किसी और चीज में हो, आप कोई छोटे से छोटा बड़े से बड़ा एम अचीव कर सकते हैं। आपको जरूरत है अच्छी प्लानिंग करने की। तो ये तो मेरी स्टोरी थी जिससे आपको ये पता लगा कि जिंदगी में आपको कुछ भी बनना है, बड़े से बड़ा बनना है, वो आप बन सकते हैं। इस पे मैं हर जगह ये शेर पढ़ता हूँ, आपके लिए भी पढ़ता हूँ। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का है कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नए जमाने नए शुभ शाम पैदा कर, अगर खुदा दिले फितरत सनाज दे तुझको, सपूत लाल अबू से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच, गरीबी में भी नाम पैदा कर, गरीबी में भी नाम पैदा कर। आपको थोड़ा सा पंप अप कर दिया गया, मोटिवेट आप हो गए, हुए या नहीं? यस, आप कर सकते हैं अचीव, कोई भी एम अचीव कर सकते हैं लाइफ में। वेरी गुड। अब बात आती है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाए, उस पर थोड़ी सी बेसिक बात अपन कर लेते हैं। मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट बाद मैं निकलता हूं। तैयारी करने के लिए जो सबसे बेसिक किताब है वो क्या है? कोई बताएगा मुझे, जो यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि यूपीएससी की सबसे बेसिक किताब क्या है और उसके कितने रुपए लगते हैं? हाँ, कोई भी एक बोले, फ्रंट रो में या पीछे वाली रो में बोलिए। लक्ष्मीकांत, सबसे बेसिक किताब है आपकी, सबसे जो बेसिक है, एनसीईआरटी से भी जो बेसिक है वो है आपका न्यूज़पेपर। 2 रुपए में आता है, अब 5 रुपए में आता होगा या शायद थोड़ा और महंगा हो गया होगा। सबसे बेसिक है आपका न्यूज़पेपर। अगर जिसको न्यूज़पेपर पढ़ने की एबिलिटी नहीं है और न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है, वो इस एग्जाम को नहीं निकाल सकता। एटलीस्ट यूपीएससी को तो नहीं निकाल सकता, एमपीएससी निकाल ले, लेकिन यूपीएससी नहीं निकलेगा। तो आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ने की समय लगानी चाहिए। जो यंग बच्चे हैं, स्कूल्स में हैं, अगर वो अभी से थोड़ा थोड़ा न्यूज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे तो आपको पूरी दुनिया के बारे में एक नॉलेज मिलेगी और आपका एक अपना व्यू बनेगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आप आदत बनाइए। न्यूज़पेपर के साथ कोई भी एक नेशनल न्यूज सुनना चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो पे न्यूज सुन सकते हैं आप डीडी न्यूज पे सुन सकते हैं, आप राज्यसभा टीवी पे सुन सकते हैं, लोकसभा टीवी सुन सकते हैं। इस टाइप के जो नेशनल चैनल हैं, इनकी न्यूज और डिबेट आपको सुनना चाहिए। ये हो गया आपका बेसिक। सेकेंड नंबर पे आपका आता है एनसीईआरटीज। क्या एनसीईआरटीज आपको पढ़नी चाहिए? एनसीईआरटी पढ़ने से आपका एक फाउंडेशन तैयार हो जाता है। लेकिन इस एग्जाम का बहुत बड़ा, ये एग्जाम सबसे डिफिकल्ट यूं माना जाता है कि क्वेश्चंस बहुत डायनेमिक आते हैं। हर बार क्वेश्चन नया आता है, कोई भी क्वेश्चन पुराना नहीं आता है। प्री हो चाहे मेंस हो, हमेशा नया क्वेश्चन आएगा, नए पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। तो आपकी तैयारी, अगर आपने 5 साल पहले की है तैयारी, तो आप इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। तो जरूरत है कि आपको अपडेट रहने की। पहले न्यूज़पेपर
दूसरा आपका टीवी के जो डिबेट्स हैं, और खास करके नेशनल टीवी के डिबेट्स। ये मैं प्राइवेट टीवी चैनल्स के डिबेट की बात में नहीं कर रहा हूं। होप यू आर गेटिंग माय मैसेज। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है फिर आपके एडवांस बुक्स। एडवांस बुक्स के लिए हम फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। एक हमारी वेबसाइट है freeacademy.org। मैं चाहूंगा कि जो ऑर्गेनाइजर है वो बाद में दे दे, मैं ऑर्गेनाइजर को व्हाट्सएप कर दूंगा। एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को गाइडलाइंस अवेलेबल कराई है हमारे कुछ दोस्तों ने, फ्री अकेडमी IAS करके। तो वहां पर आपको बुक्स की यादी भी मिल जाएगी और कैसे पढ़ना है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो पहले आपने न्यूज़पेपर की आदत बनाई, NCERT पढ़ी 6 से 12 तक की, उसके बाद आप पहुंचे एडवांस बुक्स पे, वो आपको फिर एडवांस बुक्स पढ़नी है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आप क्या लेते हैं, आप उसमें कितनी नॉलेज है। मराठी जिनको अच्छे से आती है उनको मुझे लगता है मराठी साहित्य ले लेना चाहिए, या फिर आपको कोई भी सब्जेक्ट पसंद आ रहा है वो आप एक सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो वो सब्जेक्ट लेके उसकी प्रिपरेशन करना महत्वाचा है। और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कशन विद फ्रेंड्स। इसमें डिस्कशन का बहुत बड़ा रोल है। आपका एक पीयर ग्रुप होना चाहिए 4-5 लोगों का, जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना चाहिए। और डेली बेसिस पे आधा घंटे का 1 घंटे का किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन यूपीएससी से रिलेटेड करना चाहिए। तो हमारी पीयर लर्निंग बहुत ज्यादा होती है। एक दूसरे को कई बार हम एक पेपर जब पढ़ते हैं तो हमको कुछ और ग्रैब होता है। जैसे मैं यहाँ पर इतने बच्चों को देखूं तो मुझे शायद वो रेड कलर ज्यादा अच्छे से देख रहा है, कोई और देखेगा तो उसको व्हाइट कलर दिखेगा, कोई और देखेगा तो उसको येलो कलर दिखेगा। मतलब सेम पेपर है लेकिन सेम लोग बैठे हैं लेकिन डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीज दिख रही है। इसी तरीके से पढ़ना होता है। जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई पेपर पढ़ते हैं, तो हमारा माइंड कुछ और ग्रैब करता है, हमारा दोस्त कुछ और ग्रैब करता है, दूसरा बंदा कुछ और ग्रैब करता है। जब ये पांचों मिलकर डिस्कशन करते हैं तो उस पेपर में जो इंपॉर्टेंट चीज लिखी है वो सारी ग्रैब हो जाती है और आपको एक पीयर लर्निंग से आप उसको सीख लेते हैं। तो मेरी जो सफलता है जिसमें मैंने कोचिंग नहीं की, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये रहा कि मेरे कुछ ऐसे ग्रुप्स बन गए दोस्तों के साथ, और दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन में कर पाया। पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके अंदर 3 स्किल का होना, जो कि आपको बचपन से डेवलप करनी चाहिए। वो है स्किल, आपकी पहली स्किल है आपकी रीडिंग स्किल। आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ना आनी चाहिए। वो इंस्टाग्राम और फेसबुक की रील्स नहीं कि 30 सेकंड की रील्स देखी तो फिर अगली रील्स देखना है। आपको रीड करना आना चाहिए, पढ़ के रीड करना, मोटी मोटी किताबें रीड करना आनी चाहिए। वो रीडिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी जब आपके अंदर होगी तभी आप कर पाएंगे। तो रीडिंग एबिलिटी अभी से डेवलप करो। दूसरा है आपकी राइटिंग एबिलिटी। जो आप सोचते हो, जो आइडिया आपके दिमाग में है, क्या वो ग्रामेटिकली राइट लैंग्वेज में आप पेपर पे उतार पाते हो? वो आपके अंदर एबिलिटी है क्या? वो आती है बार बार आपको लिखने से। तो वो राइटिंग एबिलिटी की आपको प्रैक्टिस दररोज एक क्वेश्चन लेके करनी चाहिए। जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, जो स्कूल्स में हैं, कॉलेज में हैं, उनको अपनी राइटिंग स्किल पे ध्यान देना चाहिए कि मेरी राइटिंग में क्या प्रॉब्लम है, मेरी ग्रामर अच्छी है क्या, मेरी वोकैबुलरी अच्छी है क्या। कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, मराठी हो या इंग्लिश हो, आपकी वोकैबुलरी, उसकी ग्रामर आपको अच्छे से आनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट स्किल है आपकी स्पीकिंग स्किल। आपको बोलना आना चाहिए। जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पब्लिक फोरम पे बोलते हुए बहुत डर लगता है। हमको भी लगता था जब हम स्टूडेंट थे। तो वो डर आपका नहीं आना चाहिए। वो डर आपका कैसे दूर होता है? जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, कॉलेज के फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इस तरीके के फंक्शन में आके बोलते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर लिटरेरी एक्टिविटीज जब आप करते हैं, जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन, ग्रुप डिस्कशन, एक्सटेम्पोर,
इस टाइप के जब आप कार्यक्रम करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और आपकी स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी। तो ये 3 स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तब आप इस एग्जाम में सफल हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपके अपने व्यूज होना चाहिए। आप जब कोई भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में आपका अपना व्यू क्या है कि महाराष्ट्र आज इंडिया का सबसे डेवलप्ड स्टेट है, तो क्यों है स्टेट ये डेवलप, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, आपको पता है क्या? अगर गाजा में वॉर हो रही है तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं और वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपका अपना व्यू क्या है? और वो व्यू जो होना चाहिए वो रेडिकल नहीं होना चाहिए। आपका अपना व्यू अगर बहुत रेडिकल होगा तो आपका नंबर नहीं मिलेंगे। आपका व्यू सेकुलर होना चाहिए, सबको साथ लेके चलने वाला, और नेशनलिस्टिक होना चाहिए, देश को सबसे ऊपर रखने वाला। नेशनलिस्टिक व्यू का मतलब है कि आप अपनी कास्ट, अपनी कम्युनिटी को साइड में रखते हैं, जो देश है, देश को आप सबसे ऊपर रखते हैं। तो व्यू आपका नेशनलिस्टिक, सेकुलर, होलिस्टिक और लिबरल होना चाहिए। लिबरल कहने का मतलब है कि हम डकियानूस नहीं होने चाहिए, ऑर्थोडॉक्स नहीं होने चाहिए हमारी थिंकिंग में। हमारी थिंकिंग ब्रॉड होनी चाहिए। क्या हम जो हमारे देश की डाइवर्सिटी है, हमारे देश में हर तरीके का रिलीजन है, हर तरीके की कास्ट है, कितने प्रकार के रिलीजन है और कितनी कास्ट है, क्या हम अपनी ही कास्ट को सबसे अच्छा मानते, क्या हम अपने ही रिलीजन को सबसे अच्छा मानते? इस तरीके के जिनके व्यू हैं वो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स व्यू हो जाते हैं। उन ऑर्थोडॉक्स व्यू रखने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। आपको एक नेशनलिस्टिक व्यू होना चाहिए, सेकुलर व्यू, लिबरल व्यू आपका होना चाहिए, तो आपका आपकी थिंकिंग अच्छी डेवलप होती है और आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाता है। तो ये सारी पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, इसके बारे में मैंने आपको बस सिर्फ टच किया है, डिटेल में आपको नहीं बताया, सिर्फ टच करते हुए मैंने अपनी पूरी टॉक दी है। अगर आप ये सब कर पाएंगे तो बिलीव मी, आपका सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में, कोई भी आपका टारगेट है उसको अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगा कि आपकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। आपकी करियर प्लानिंग करना आपको बहुत जरूरी है कि जब आप 11th में पढ़ रहे हैं तो ग्रेजुएशन में मैं क्या करूंगा मुझे पता होना चाहिए। ग्रेजुएशन में मैं हूं तो मैं ग्रेजुएशन के बाद क्या करूंगा और उसके लिए मैं क्या क्या प्लान कर रहा हूं वो मुझे पता होना चाहिए। मैंने अपनी बहुत सारी टॉक में बोला है कि जब हम एक थिएटर में मूवी देखने के लिए जाते हैं या फैमिली के साथ जाते हैं तो प्लान करते हैं कि किसके साथ जाएंगे, कौन सा, कितने पैसे हैं मेरी पॉकेट में, टिकट बालकोनी का लेंगे या कौन सा लेंगे, मूवी किस एक्टर की देखेंगे, मराठी मूवी देखेंगे या हिंदी मूवी देखेंगे या इंग्लिश मूवी देखेंगे, करते या नहीं करते? यस यस। तो इतनी प्लानिंग हम करते हैं। इसी तरीके से आपको अपने करियर की भी प्लानिंग करना पड़ेगी कि मैं यूपीएससी के लिए जा रहा हूं या एमपीएससी के लिए जा रहा हूं या आईआईटी के लिए जा रहा हूं मैं या एमबीबीएस के लिए जा रहा हूं, तो उसके लिए पैसा कितना लगेगा, स्किल क्या लगेगी, मुझको कैसा बनना पड़ेगा। ये जब आप इन सब चीजों पे आप सोचना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। बहुत सारे बच्चे बहुत लेट स्टेज में सोचना शुरू करते हैं या उनके माँ बाप बहुत लेट स्टेज में सोचना शुरू करते हैं, तो वो लेट शुरू करते हैं, फिर उनका लेट सिलेक्शन होता है। जो जितनी जल्दी प्लानिंग कर लेगा, जितनी जल्दी सोच पाएगा, उसका सिलेक्शन उतनी ही जल्दी हो जाएगा। बहुत सारी बातें हो गई। एक लास्ट हरिवंश राय बच्चन की एक कविता पढ़ के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, फिर आपके 2-4 क्वेश्चन मैं ले सकता हूं। कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन से जागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन से जागो तुम,
संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की जय हिंद, जय भारत। 2-3 क्वेश्चन आप ले सकते हैं अगर किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को, वी कैन टेक 2। जो यूपीएससी है या एनडीए है या सीडीएस है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। फेलियर तो आएगा ही, फेलियर आता ही, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताती हूँ फेलियर आएगा ही, लेकिन उस फेलियर को डील कैसे किया जाए। फैमिली प्रेशर आता है, फैमिली से कमेंट्स आते हैं, फैमिली फ्रेंड से कमेंट्स आते हैं, तो उस फेलियर को कैसे फेस करके डील करके ओवरकम किया जाए। फेलियर को कैसे फेस किया जाए, उसको कैसे डील किया जाए, फैमिली प्रेशर को कैसे डील किया जाए, उसमें बहुत जरूरी चीज है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। फैमिली का सपोर्ट सिस्टम तो बहुत जरूरी है। जिन फैमिली के का सपोर्ट मिलता है, जिन बच्चों को फैमिली से सपोर्ट मिलता है, तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन जहां फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है, वहां पे फिर दोस्तों से सपोर्ट मिलता है। जहां दोस्तों से सपोर्ट नहीं मिलता है, वहां आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और विश्वास आपका बहुत सुदृढ़ होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका अपने ऊपर स्ट्रांग विश्वास है तो आपको सफलता मिलेगी। जैसे हमको आईआईटी में नहीं मिली सफलता, लेकिन हम इंजीनियर बन गए। लोग आईआईटी के बाद भी सिविल सर्विस जाते हैं। सिविल सर्विस के फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिली, फिर से तैयारी की, सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं मिली, फिर से तैयारी की, तो थर्ड अटेम्प्ट में सफलता मिली। खुद को भरोसा था कि मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो इंजीनियरिंग के फील्ड में थे, बीटेक था ही हमारे पास, तो बीटेक में कुछ कर लेते। तो इन सफलताओं के डर से बचने के लिए, इन तानों से बचने के लिए आपके पास आपका बी प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए कि अगर ये नहीं हो गया तो मैं ये कर लूंगा। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी जान लगा दूंगा, अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। लेकिन मेरे इसमें नहीं हो पाया तो मेरे पास प्लान बी है। प्लान बी नहीं हो पाया तो मेरे पास प्लान सी है। इसलिए मैंने लास्ट में जो बोला की आपकी प्लॅनिंग खूप महत्वाची आहे। जर तुम्ही चांगली प्लॅनिंग केले, अधिक चांगली प्लॅनिंग केले तर आपला जे भीती आहे ते भीती खूप कमी होऊन जाईल आणि आपण यशस्वी होऊ शकतात। ठीक आहे, थँक्यू। कंटाळा ऐकून तयारी नाही अजून ऐकायची? आवाज येत नाही? ऐकत आहात ना? सर्वांचं प्रथम मी भंडारा पोलिसांच्या वतीने या ठिकाणी स्वागत करतो। आत्ताच पोलीस अधीक्षक श्री नुरुल हसन सर यांनी आपणास यूपीसी संबंधाने गायडन्स केलेला आहे। मी थोडंसं आपल्याला एमपीसी बद्दल सांगणार आहे। तुमच्यापैकी किती उमेदवार एमपीसी तयारी करतात? फार थोडे जण तयारी करतात। अजून काही ना तयारी करायची असेल। खरं तर भंडारा एक थोडंसं तुम्हाला स्टार्टिंग करताना थोडंसं हलका करतो। मागच्या आठवड्यामध्ये या ठिकाणी आपली राज्य शासनाची जी एक योजना आहे, महामुख्यमंत्री कौशल्य विकास योजना, त्यामध्ये ज्यांची 12वी झाली त्यांना 6,000 रुपये पेमेंट, ज्यांची पदवी झाली त्यांना 8,000 रुपये पेमेंट, आणि ज्यांना काहीतरी विशेष टेक्निकल क्वालिफिकेशन असतील त्यांना 10,000 रुपये पेमेंट आहे। अशा मुलांची आम्ही याच ठिकाणी मुलाखत घेतली। एका मुलाला असं विचारलं की मणिपूरची राजधानी काय, तर त्याने उत्तर मला कराची सांगितलं, आणि त्याचं विशेष म्हणजे ग्रॅज्युएशन झालेलं होतं। म्हणजे जे आता विचारलं मुलाखतीची तयारी कशी करायची, असं जर एकाने उत्तर दिलं की जे स्टेट आपल्या राज्यामध्ये आपल्या देशामध्ये आहे त्या मणिपूर की ज्याचा ज्वलंत प्रश्न सर्वांना माहिती आहे, त्या ठिकाणी अजूनही कायदा आणि परिस्थिती तयार झालेली आहे। आत्ताच केंद्र सरकारने त्या ठिकाणी 2000 सैनिकांची रवानगी त्या ठिकाणी केलेली आहे, आणि अशा राज्याची राजधानी विचारली आणि एका गोष्टीवर संतोष करायचे असेल तर अक्षरशः हसायला येतं। म्हणजे न्यूजपेपर वाचताना आपल्याला काय प्रश्न विचारू शकतात हे सुद्धा थोडंसं आपण विचारात घेतलं पाहिजे। अनेक मुलांना पहिला प्रश्न विचारला की महाराष्ट्राचे गृहमंत्री कोण आहे, तर अनेक मुलांनी सांगितलं की अमित शहा साहेब आहेत। म्हणजे आपण गृहमंत्री, त्यांनी फक्त गृहमंत्री शब्द ऐकला, मी महाराष्ट्राचे विचारले की देशाचे विचारले, हा शब्द त्यांनी
ऐकलाच नाही. आणि त्यानंतर मग समजतं की माझं उत्तर चुकून गेलेलं आहे. एक साधा सरळ प्रश्न विचारला होता की त्याला सांगितलं की अजीवनसत्वासाठी काय खाल्लं पाहिजे आपण, बरोबर. अजीवनसत्व कशामध्ये असतं, तर त्याला जे वाटेल तो ते सांगत होता. त्याला माहितच नव्हतं कशामध्ये कोणतं जीवनसत्व आहे. अशा प्रकारच्या इंटरव्ह्यू मध्ये त्या दिवशी गमती घडल्या होत्या. आता थोडस मी तुम्हाला एक प्रेरणादायी माझी पण स्टोरी सांगतो की आयुष्यामध्ये अनेकांना असं वाटतं की मला काहीच मिळालं नाही, काहींना असं वाटतं की मला क्लास मिळाले नाही, काहींना असं वाटतं की माझी परिस्थिती थोडीशी श्रीमंत असायला पाहिजे होती. टीचिंगचं काम करायचो, रात्री 9 ते 12 3 तास एक ग्रेडिंग वरती अभ्यास करायचो. नगर पासून सेंटर, माझं मुख्य परीक्षेचं सेंटर औरंगाबाद, आता संभाजीनगर नाव आहे, त्या ठिकाणी आलं होतं. पेपरला जायचो मी. मराठी आणि इंग्लिशचा एमपीसीचा पेपर मी तयारी न करता ऑन दी स्पॉट द्यायला गेलो होतो, की जे मला 12वीला शिकवलं होतं. मराठीचा पेपर 200 मार्कांचा, निबंध यायचा, 12वीला निबंध जो लिहिला होता त्याच स्टाईलला मी निबंध लिहून टाकला. पत्र जे 10वी आणि 12वी शिकवलं होतं त्याच बेसवरती पत्र लिहिलं. व्याकरण जे पीएसआयला झालं होतं त्या बेसवरती व्याकरण लिहून टाकलं. लिहिण्याचा स्पीड मात्र माझा चांगला होता, की प्रत्येक वेळी अभ्यास घेऊन करायचो मी. त्यामुळे 3 तासामध्ये 200 मार्कांचा पेपर, 2.5-3 तासामध्ये पेपर कव्हर होऊन जायचा. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पुन्हा इंग्लिशचा पेपर आला. इंग्लिशचा पेपर सुद्धा जे 10वी आणि 12वीला दिला होता त्याच बेसवरती इंग्लिशचा पेपर दिला मी. GS1 आणि GS2 ते पेपर एक ग्रेडिंग केलं होतं मी, त्या बेसवरती पेपर देऊन टाकले. आणि त्या ठिकाणी गेल्यानंतर अजिबात रिव्हिजन पण नाही, काहीच नाही, एक ग्रेडिंग वरती पेपरला गेलो होतो. अक्षरशः सांगताना गंमत वाटते, मला हसायला येते की आम्ही पेपरच्या आदल्या दिवशी एक मूव्ही सुद्धा पाहिला होता. का अभ्यास, ते 2 प्रकारचे मुलांना टेन्शन नसतं. एक तर ज्याचा अभ्यास पूर्ण झाला त्याला टेन्शन असतं का, नाही. आणि ज्याचा अभ्यास अजिबात झाला नाही त्याला टेन्शन घ्यायची गरज असते का, अजिबात गरज नसते. मी सेकंड मध्ये होतो की अभ्यासच केला नव्हता, ऑन दी स्पॉट पेपर देत होतो. जीएसचा पेपर दिल्यानंतर 5 दिवसांनी आम्हाला लोकप्रशासनचे पेपर आले. 5 दिवसांमध्ये एक पेपरचा रीडिंग केलं. दुसरा पेपर एवढा हार्ड होता लोकप्रशासनचा, आता तुम्ही अभ्यास करत असाल तर माहिती आहे, त्याच्यामध्ये खूप विचारवंत होते. मला त्याच्यामधलं ते 50 मार्काचा फक्त विचारवंतावरती क्वेश्चन्स येणार होते, त्याच्यामध्ये तो पार्ट मी वाचलेलाच नव्हता. आणि त्यामध्ये असं यायचं की लोकप्रशासनामध्ये या विचारवंताचं योगदान सांगा. मला तर काहीच येत नव्हतं. आणि लिहिताना असं लिहावं लागायचं की डिस्क्रिप्टिव्ह लिहावं लागायचं. मी असं लिहायचं की या विचारवंताचं लोकप्रशासनामध्ये भरीव योगदान आहे. पॉईंट नंबर 1, या विचारवंताचं योगदान खालीलप्रमाणे दिलेलं आहे. पॉईंट नंबर 2, आणि जो शेवटचा पॉईंट असायचा त्या विचारवंताचं योगदान वरील प्रमाणे दिलेलं आहे. अशा प्रकारचे मी तो पेपर देऊन टाकला, कारण मला काहीच येत नव्हतं त्या पेपरला. त्यानंतर 1-2 प्रश्न असे आले, CISF ची कामे, याच्यावरती लोक प्रशासनाला मला 20 मार्कांचा प्रश्न आला. मला CISF चा फक्त लॉंग फॉर्म माहिती होता, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स. आणि तो कुठे असतो, एक तर विमानतळावर असतो किंवा खाजगी कंपन्यांना असतो. मला फक्त एवढंच माहिती होतं. याच्यावरती 20 पॉईंट मी तयार केले होते. कसे तयार केले होते, या 3 पॉईंट वरती गेलो होतो. पहिला मुद्दा CISF ची माहिती खालीलप्रमाणे आहे. 20 नंबरचा मुद्दा CISF ची माहिती वरील प्रमाणे आहे. आणि अक्षरशः गंमत सांगतो, 20 पॉईंट कसे होणार, तयार होणारच नाही. मग 6 नंबरचा पॉईंट, तोच पॉईंट मी पुन्हा 14 नंबर सुद्धा टाकला होता. कारण त्यावेळी मला म्हणजे अक्षरशः त्यावेळी मला काहीच माहिती नव्हतं. अशा प्रकारे पेपर दिला. पुन्हा दुसरा पेपर होता जॉग्रफीचा. जॉग्रफीमध्ये 2 प्रकार होते. एक असायची की महासागराची अंतररचना, भूपृष्ठाची अंतररचना, हा खूप टफ पेपर होता. आणि सेकंड होता भारताचा भूगोल, की मृदा, त्यानंतर वनांचे प्रकार. सेकंडचा पेपर मी 12च्या दिवसावरती बऱ्यापैकी लिहिला होता. पण पहिला पेपर मात्र खूपच काय म्हणतो आपण त्याला, खूप टफ होता. त्याच्यामध्ये मला काही लिहिताच येत नव्हतं. डायग्राम, आता CISF चे कामे म्हटलं तर सांगता येतं, पण जॉग्रफीमध्ये डायग्राम काढायचा कशा काढणार, तर तो पहिला पेपर थोडासा त्याच्यापेक्षा खूपच अवघड गेला. आणि त्यानंतर मला फक्त गंमत पाहिजे होती की मुलाखतीला जे मुलं पास होतात आणि मला किती मार्क्स कमी पडतात. आणि पुढच्या वर्षी प्रीला मी पुण्याला अभ्यासाला गेलो. म्हटलं आता यावर्षी आपण मनापासून तयारी करू, क्लास लावायला गेलो. आणि निकाल लागला MPC मेन्सचा 1600 मार्कांचा. तुमचा विश्वास असणार नाही, त्यावेळी मुलाखतीला मी पास झालो होतो. मुलाखतीला पास झालो, इकडे गंमतच झाली. अभ्यास फक्त 13 दिवसामध्ये, ते सुद्धा अभ्यास कधी केला मी, 9 ते 12 रात्री 3 तास. म्हणजे त्या 15 दिवसामध्ये अभ्यास फक्त रात्री 3 तास अभ्यास करायचा, पार्ट टाइम अभ्यास. आणि मुलाखतीला गेल्यानंतर मुलाखतीला गंमत अशी झाली की माझा विषय होता इतिहास ग्रॅज्युएशनचा. आणि MPCला विषय निवडला होता मी जॉग्रफी आणि लोकप्रशासन.
इतिहासाचं मला काही होतं का? अजिबात नाही. एमपीसीला प्रश्न विचारणार होते इतिहासाबद्दल, इंटरव्ह्यूला इतिहासाचं काय, ग्रॅज्युएशन पूर्णपणे बाहेरून केलं होतं, काहीच माहिती नव्हतं. आणि ग्रॅज्युएशनची जे आमच्या एमपीसीची मुलाखत येणार होती ना 10-12 दिवसानंतर, त्या 12 दिवसामध्ये मग मी पूर्ण इतिहासाचे पुस्तक आणले. कशासाठी? मुलाखत देण्यासाठी. लोक प्रशासन अभ्यास झाला होता का? अभ्यास झाला नव्हता. मुलाखतीसाठी मग पुन्हा अभ्यास सुरू केला. मुलाखतीला गेल्यानंतर त्यांनी काही प्रश्न विचारले, त्यांच्या भाषेमध्ये विचारले, मला तसं वाटेल तसे उत्तरं दिले. आणि मित्रांनो, मला मुलाखतीला 200 पैकी 90 मार्क्स म्हणजे थोडेसे कमीच मार्क दिले होते. आणि फायनल मेरिट जेव्हा लागलं तेव्हा ओपन कॅटेगरीचं मेरिट आलं होतं 995 मार्क्स. किती? 995. मला किती मार्क्स पडले असतील? 995. क्लायमॅक्स असा आहे, मला हे 995 होते आणि शेवटचा जो सिलेक्ट झाला होता ओपन कॅटेगरीचा क्लास 2 ची पोस्ट होता, त्याला सुद्धा किती मार्क्स होते? 995. पण 995 वरती माझ्यासारखे आणखी 7 होते. आणि शेवटच्या 995 ला फक्त 4 जागा शिल्लक होत्या. जागा 4 995 ला. म्हणजे ओपन कॅटेगरीचा, माझ्याच कॅटेगरीचा, ओपन कॅटेगरीचा एक 995 वाला क्लास 2 ची पोस्ट म्हणून तो वित्त वलय कॅटेगरी झाला होता. आणि त्याच्यापेक्षा वयाने मी लहान असल्यामुळे त्यावेळी मला कोणतीही पोस्ट मिळालेली नव्हती. पाणी म्हणजे गंमत अशी झाली की त्यावेळी मला एकही पोस्ट मिळाली नव्हती. पण मी काय झालो होतो त्यावेळी एमपीसी मध्ये क्वालिफाय झालो होतो. आणि त्यानंतर पुन्हा पुढच्या वर्षी पुन्हा एमपीसीच्या त्यानंतर पुढच्या वर्षी म्हणजे ज्या पोस्ट ज्यामध्ये मला सिलेक्शन झालं, त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा एमपीसीची ऍडव्हर्टाईज झाली. त्या ऍडव्हर्टाईज मध्ये नायब तहसीलदारच्या जागा होत्या 92. भूमी अभिलेख ज्या जमीन मोजणारे अधिकारी असतात, क्लास 2 ची पोस्ट आहे, त्याच्या जागा होत्या 18. 110 जागांची ऍड होती. किती जागा होत्या? 110. महाराष्ट्रामध्ये 1,75,000 मुलांनी फॉर्म भरले होते. आता तर 4 लाख 5 लाख फॉर्म भरतात. म्हणजे 1,75,000 मुलांमधून किती घ्यायच्या होत्या जागा? 110. ऍडव्हर्टाईज 2010 ची होती. प्री परीक्षा दिल्यानंतर प्री परीक्षेचा निकाल तेव्हा म्हणजे निगेटिव्ह सिस्टीम होती. निगेटिव्ह सिस्टीम मध्ये गंमत अशी होती की मला 159 मार्क्स पडले होते 200 पैकी प्रीला. त्या निगेटिव्ह सिस्टीम सहित माझे मार्क झाले होते 143.5. मी शाळेच्या ठिकाणी होतो. माझ्या मित्राचा फोन आला, कारण जागेच्या 13 पट मुलं पास करतात मेन्ससाठी. जागा 110 होता. 110 जागेच्या 13 पट म्हणजे सरासरी 1300 मुलं पास करणार आहे. आणि कट ऑफ मार्क्स कदाचित जास्त वाढले तर 1700-1800 मुलं पास करणार होते. आणि 1,75,000 मुलांमधून पहिले फक्त 1800 मुलांना सिलेक्ट करायचं होतं. तर मेरिट इतकं हाय गेलं होतं की असं आम्हाला वाटलं होतं 135 पर्यंत मेरिट येईल. परंतु माझं जर होतं की मला 143.5 झाले होते माझ्या आन्सर की प्रमाणे. आणि मी शाळेच्या ठिकाणी होतो आणि त्याने मला फोन करून सांगितलं की मेरिट खूप हाय गेले आणि 144 मेरिट ओपनचा कट ऑफ लागलेला आहे. मला 143.5 होते. तसं काही झालं माझं. आणि माझं हॉल तिकीट त्यावेळी गावाकडे होतं, दुसऱ्या तालुक्याच्या ठिकाणी. आणि मला 143.5 होते, मेरिट लागलं होतं 144. मला माहितच नव्हतं माझं सिलेक्शन झाले की नाही झाले. परंतु मला एक आठवत होतं की माझा नंबर AH नगर सेंटर असल्यामुळे AH 2200 समथिंग होता काहीतरी 22 आणि वरती काहीतरी होता, मला आठवत नव्हता. मी चेक करण्यासाठी गेलो की 2200 सिरीज मध्ये किती मुलं पास झाले. तर 2201 पासून ते 2300 पर्यंत फक्त एकच कोणीतरी पास झाला होता. आणि मला हे सांगत नव्हतं की माझा नंबर किती आहे. तर गावाकडे हॉल तिकीट होतं, तर मी पहिल्यांदा गाडीला किक मारून 30 किलोमीटर गावाकडे गेलो आणि तो नंबर 5 झाला होता. तो 2200च्या सिरीज मधला तो लिहून घेतला कागदावरती. आणि मग गावाकडे हॉल तिकीट होतं, पहिल्यांदा हॉल तिकीट चेक करून पाहिलं तर तो नंबर माझाच होता. 995 कडून मी क्वालिफाय झालो नव्हतो. यावेळी मात्र 143.5 असताना मी प्री परीक्षा मात्र काठावर पास झालो होतो. त्यानंतर मागच्या वेळी मात्र सुट्टी टाकली नव्हती. मागच्या वेळी अभ्यास न करता 905 मार्क्स मला रिटर्नला पडले होते.
यावेळी मात्र 1 महिन्यासाठी मी अभ्यास करण्यासाठी पुण्याला गेलो. त्यावेळी त्या ठिकाणी 10 ते 12 तास 1 महिन्याचा अभ्यास केला. मागच्या वेळी मराठीचा अभ्यास न करता मला 144 मार्क्स पडले होते. यावेळी मात्र थोडासा 1 महिना चांगला अभ्यास केला. इंग्लिशला मागच्या वेळी 200 पैकी 110 पडले होते. आता 1 महिन्यामध्ये अभ्यास केला, विषय तेच निवडले होते. मुख्य परीक्षेला गेलो. मुख्य परीक्षा मात्र यावेळी मात्र 1 महिन्यामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे अभ्यास झाला होता माझा. या 2010च्या मेन्स परीक्षेचा निकाल लागला. मित्रांनो, मेन्स परीक्षा मात्र मी कॉन्फिडेंटली पास होणार होतो, पास झालो होतो. मुलाखतीला माझी निवड झाली. मुलाखत देण्यासाठी मी पुन्हा संभाजीनगर या ठिकाणी गेलो. मुलाखतीला असे प्रश्न भारी त्यांनी विचारले, परंतु मित्रांनो मुलाखतही माझी चांगली झाली. कमी वयाच्या डायरेक्ट प्रेग्नंट झालेल्या डॉक्टरांकडे गेलेल्या MSc आलेल्या 10 ते 12 केसेस किंवा जास्त केसेस आपल्या जिल्ह्यामध्ये 15 ते 20 केसेस दर वर्षाला दाखल होत आहेत. आणि अशा गोष्टीतून तुमचं आयुष्य खराब होऊन जातं, तुमचं करिअर खराब होऊन जातं. त्याच्यामुळे पुन्हा या गोष्टी तुम्हाला कळत नाही आहेत, माहिती नाही, परंतु समजून घ्या. आईशी बोला, मित्र म्हणून, वडिलांशी मित्र म्हणून बोला, शिक्षकांशी मित्र म्हणून बोला. आपल्याला कधी अट्रॅक्ट होणाऱ्या गोष्टी चांगल्या वाटतात, परंतु त्यातून फक्त आणि फक्त तुमचं आयुष्य खराब होण्याची शक्यता असते. ज्या दिवशी तुमच्या नावापुढे IAS लागेल, IPS लागेल, DSP लागेल, डेप्युटी ग्रेड लागेल, त्या दिवशी तुम्हाला तुमच्या आयुष्यातले जे काही स्वप्न असतील ते सर्व स्वप्न पूर्ण होणारे असतात. बरोबर होईल. जर एखाद्या मुलाला तुमच्यापैकी तयारी केली, 22 वर्षी IAS झाला, त्याच्या आयुष्यातले त्याला सगळे स्वप्न मिळतील ना. आपल्या समाजामध्ये सर्वात जास्त आत्महत्या मुलींच्या होतात, लग्नाच्या नंतर स्त्रियांच्या होतात. या जर काळात असतील तर मुलींनी शिक्षण घेतलं पाहिजे, स्वतःच्या पायावर उभं राहिलं पाहिजे, स्वतः खंबीर झालं पाहिजे. जेव्हा तुम्ही एखाद्या पोस्टवरती IPS तुमचं नाव लागेल, त्या दिवशी तुम्हाला कोणी छळ करेल का तुमचा? मुलींना विचार तुम्ही खास करून. जर तुम्ही DSP झाला, तुम्ही फौजदार झाला, तुम्ही SP झाला, तर तुमचा छळ होईल का? सासूकडून पतीकडून छळ होईल का? परंतु आपल्या समाजामध्ये सर्वात जास्त आत्महत्या कोणाच्या येतात? तुमच्या परिसरामध्ये सर्वात जास्त त्रास पुरुषांना होतो का महिलांना होतो? मोठ्या सांगा. मग हा जर करायचा असेल तर तुम्ही काय झालं पाहिजे? तर सगळ्या मुलींनी सक्षम झालं पाहिजे, आर्थिक दृष्ट्या, फिजिकल आणि मानसिक दृष्ट्या. तुम्हाला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम व्हायचं असेल तर गव्हर्नमेंट जॉब किंवा एखादा तुम्हाला आर्थिक दृष्ट्या काहीतरी पेमेंट असणारी नोकरी पाहिजे. मनाने सुद्धा खंबीर झालं पाहिजे आणि थोडंसं फिजिकली सुद्धा खंबीर झालं पाहिजे. नाहीतर फक्त आपण चांगले भाषण देणार आणि जर कृती जर नाही केली तर त्यातून काही मिळणार नाही. मला असं वाटतं की खूप वेळ बोललेला आहे मी. बोलल्यामुळे थोडाफार तरी फायदा होईल का फायदा? आणि आजपासून तुम्ही ठरवा की आजपासून जे तयारी करताय ते आजपासून संध्याकाळी फक्त एका खात्यावर एका डायरीवर लिहा की आज रोजी मी 3 तास अभ्यास केला, आज रोजी मी 4 तास अभ्यास केला, आज रोजी मी 5 तास अभ्यास केला, आज रोजी मी 6 तास अभ्यास केला. आणि त्याचं बेरीज करा महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी. आणि जर तुम्ही 3 तास अभ्यास केला तर मी तुम्हाला शब्द देतो की 3 तास म्हणजे 90 मिनिटांमध्ये तुम्ही 180 पेजेस वाचणार. किती? 180 पेजेस. आणि ज्याला वर्ग 3 ची नोकरी पाहिजे असेल, ज्याला फक्त कॉन्स्टेबलची परीक्षा द्यायची असेल तर त्याला फक्त 4 विषय असतात. मराठी 25 मार्कांचा, गणित 25, बुद्धिमत्ता 25, GK 25. तर हे 4 पुस्तक आहेत. म्हणजे मी अक्षरशः 10 वर्षामध्ये 9 वेळा क्वेश्चन पेपर काढले पोलीस भरतीचे. काळ्या बाजूसारखं मी कोणाला सांगत नाही. मी प्रश्न डोळ्यामध्ये काढल्या, इकडे काढल्या की तेव्हा पुणे शिक्षक असतो आणि जोपर्यंत एक्झाम होता तोपर्यंत मी कोणाच्या संपर्कात नव्हतो. भविष्यात होईल. परंतु मराठीला मोरावाळ्यांनी जर केलं, पूर्ण पाठ केलं तर 100% तुम्हाला पैकी मार्क्स पडतील. जेव्हा मी PSI ची परीक्षा दिली होती 130 पैकी 127 मार्क्स त्या मराठीमध्ये पडले होते. पण पूर्ण पुस्तक पाठ करून दाखवलं होतं. काही विचारा, कोणतीही म्हण असू द्या, कोणताही समानार्थी, कोणताही विरुद्धार्थी शब्द असू द्या, त्याच्या काय मराठीमध्ये मोरावाळ्यांपैकी सागरच्या पुस्तकामध्ये ज्या म्हणी आहेत तुमच्यापैकी. आणि असा अभ्यास करा की 10 वर्षानंतर पण विसरू नका. तुमच्यापैकी ज्याचा मराठीचा अभ्यास परफेक्ट होईल त्यांनी माझ्याकडे या. मी पुस्तकाला टच पण करणार नाही. मी तुम्हाला असे प्रश्न विचारेल की जर तुम्ही सगळे उत्तर दिले तर मी सांगेल की तुमचा अभ्यास चांगला झाला. त्या मराठीमध्ये अनेक म्हणी आहेत, तर सगळ्या दोन पाठ झाले पाहिजे. कशाचाही कशाला अर्थ लागला पाहिजे. मी जर एक म्हण तुम्हाला सांगितलं तुम्हाला कळणार पण नाही साहेब कुठून आणली. एक म्हण आहे, बाजारात तुरी आणि भटभटणीला मारे. कोण अर्थ सांगतो याचा? म्हण अशी आहे पुस्तकामध्ये जे मराठीचा अभ्यास करतायत, बाजारात तुरी, तुर माहिती सगळ्यांना, आणि भटणीला मारे. हे सगळे पुस्तकात आहे. अशा खूप तप्तप म्हणी आहेत त्याच्यातून मला माहिती नव्हतं. परंतु तुम्हाला आणि मला जर असं वाटलं की भविष्यात मला जर क्वेश्चन पेपर काढायची वेळ आली तर मी हीच म्हण टाकणार.
आणि सांगा त्याचा अर्थ काय. तुमचा मार्क आला का गेला, आला की गेला, गेला. अभ्यास करताना असा करा, समजून घेऊन करा. कन्सेप्ट जेव्हा तुमच्या क्लिअर होतील ना, तेव्हा हा प्रश्न काय विचारलाय याचं उत्तर सुद्धा तुम्हाला येऊन जाईल. पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळतात. 130 पैकी 127 मार्कापर्यंत जाऊ शकतो. 200 पैकी 180, 190 मेरिट लागलं पाहिजे 135. त्या 12th टीचर मध्ये पाहिलं ना, तो म्हणतो ना मला 172 मार्क्स आहे. घेऊ इतका परफेक्ट अभ्यास करा ना, जर तर वरती सिलेक्शन झालं नाही पाहिजे. आपलं सिलेक्शन पेपर तपासताना चांगला आला म्हणून होईल का स्वतःच्या मेहनतीने चांगलं झालं पाहिजे. 1 वर्ष त्या स्वतःसाठी, फक्त 1 वर्ष डेली 10 तास अभ्यास करा. मी तुम्हाला लिहून देईल, तुम्हाला 100% चांगली गोष्ट मिळेल. सर्वांनी माझं ऐकून घेतलं. सर्वांचे या ठिकाणी आभार मानतो. आणि मला अपेक्षा आहे की आम्ही तुम्हाला सांगितलेलं आहे त्याचा थोडा तरी फायदा होईल ना फायदा. आजपासून डायरी बनवून अभ्यास लिहित तुम्हाला कळून जाईल. त्याच्यामध्ये जर तुम्ही तुमच्या अभ्यास सक्सेस झाला तर तुमच्या आई वडिलांचं नाव तुमच्याकडून उज्ज्वल होईल. सर्वांना मी शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। आयुर्वेदिक चिकित्सक नवनाथ मनोहर रोकड़े को USDT कॉइन के IPO खरीदकर लाभ कमाने का लालच देकर आर्थिक रूप से ठग लिया गया। उन्होंने भंडारा थाने में शिकायत दर्ज कराई। लाखनी थानांतर्गत शिवनी मोगरा निवासी विनोद मंगल शेंडे उम्र 38 वर्ष ने आत्महत्या कर ली। उसे सिर दर्द की बीमारी थी। लाखनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक वृद्ध की चलती ट्रेन से गिरने से घटनास्थल पर मौत हो गई। मृतक की पहचान गुरु नानक वार्ड तुमसा निवासी हामिद कयामत खान उम्र 58 वर्ष के रूप में की गई। घटना की रिपोर्ट तुमसा पुलिस ने दर्ज की है। आंदरगांव थाने के तहत रुपेक दुनेदार उम्र 19 वर्ष की बाइक को एक वाहन ने टक्कर मार दी। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अर्जुनी मोरगांव पंचायत समिति में गोंदिया ACB की टीम ने घर को लाभार्थी से 7,000 रुपए की रिश्वत लेते एक संविदा इंजीनियर अनिल धर्मराज मेश्राम को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जिले के विविध पुलिस थाना अंतर्गत शराब व जुए के अड्डों पर छापा मारकर 2,21,693 रुपए का माल जब्त किया गया और आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है।